टीवीएफ एस्पिरेंट के राजेंद्र नगर के लैंडलॉर्ड, मतलब आप वही थे। अरे हम में है हीरो मेरी फेवरेट एड में से थी। वो बोलते हैं इफ यू कैन वॉक यू कैन डांस, इफ यू कैन स्पीक यू कैन सिंग। ये कहावत है अंग्रेजी में। मैं इसमें थोड़ी सी और बात जोड़ देता हूँ, इफ यू कैन थिंक यू कैन एक्ट। मुझे लगता है कि सोचना जरूरी है। सवेरा सबके लिए एक जैसा होता है, धूप एक जैसी होती है, मेट्रो की भीड़ एक जैसी होती है, जीवन की समस्याएं एक जैसी होती है। फिर ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी घटना होती है कि भीड़ में से एक आदमी अचानक उठकर कहता है कि मैं कलाकार बनूंगा, फिलोसफर बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा, मैं गाना गाऊंगा। ताजुब इस बात पर होती है कि ये घटना बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं घटती। हम न जाने कितने किरदारों के साथ जीते हैं, अपने अंदर अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। आप पार्टी में अलग इंसान होते हैं, आप स्कूल कॉलेज में अलग इंसान होते हैं, घर में अलग, बाजार में अलग। कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं जो इन्हीं अलग किरदारों को गंभीरता से ले लेते हैं और उसे नज़रअंदाज नहीं रखते, बाहर लेके आते हैं। उन्हें हर सवेरे उठकर कुछ और बनने की, किसी और की ज़िंदगी जीने का सुख मिलता है। आज अनथिंकेबल पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट कुलजीत सिंह एक ऐसे महारथी अभिनेता हैं जो एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं, कहानियों के शोज करते हैं और खुद के लिए एक कोना पहाड़ों में बना रहे हैं, जिन सब की बात आज हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। नमस्कार कुलजीत जी। नमस्कार निशांत, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं, कैसे हैं आप? मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं? सब खैरियत है, सब एकदम अच्छा है। मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इस पॉडकास्ट का कि कब से होगा। हमारे बच्चे भी पूछ रहे थे कब होगा कब होगा कब होगा, तो मैंने बोला कि नहीं, आज एकदम संभव है। कहानी शुरू से शुरू करेंगे, आपको ले चलते हैं आपके स्कूल में। अच्छा, क्लास 11वीं 12वीं में कैसे थे आप? आपने सोचा था आर्टिस्टिक काम करेंगे कभी? मैं बहुत ही जिसको बोलते हैं शाय गाय, वैसा सा था। अच्छा। मैं एक ऐसे स्कूल में था जहाँ पर सुबह में, हालांकि वो सभी स्कूलों में होता है, प्रेयर होती है। तो उसमें जी। मुझे क्लास 11वीं में कहा गया कि आपको आकर प्रेयर पढ़नी है और सब लोग आपके पीछे दोहराएंगे। ये वहाँ का कल्चर था ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। मुझे ध्यान है कि छठी 7वीं लाइन पे मेरे पांव लड़खड़ाने लगे और मैं घबरा गया और प्रेयर बीच में ही खराब कर दी मैंने, हालांकि किसी तरीके से निपटाई। तो बाद में मुझे ये कहा गया कि तुम पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत खराब करते हो, कि तुम्हें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैं जिस घर से आ रहा हूँ वहाँ पर कोई इस किस्म का एक्सपोजर नहीं मिला, ना ही कहीं कविता, लिटरेचर, नाटक, नॉवल ये सब पढ़ने का मौका मिला। एक टिपिकल मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली जहाँ पर नौकरी, काम, रोजी रोटी, इसकी जद्दोजहद रही। तो उसी घर से जब बड़े हुए तो वहाँ एक ऐसे स्कूल में गए जहाँ पर इस किस्म की बातचीतें होने लगी। तो बहुत बहुत बुरा भी लगा कि इतना सा काम नहीं कर पाए, और हमारी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ने थोड़ा सा डांट भी दिया। खैर, तो वो डिमोरलाइज भी हो गए कि ये नहीं, गड़बड़ हो गई। तो स्कूल का सफर तो बहुत ही दूसरे किस्म का रहा जी। ये स्कूल कहाँ पर था कुलजीत जी आपका? दिल्ली में मैं पढ़ता था रोजरी स्कूल में, ये रेडियो कॉलोनी में है, हाँ हाँ हाँ, समझ गया। नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है। एक कॉन्वेंट स्कूल है। उससे पहले मैं यूपी में पढ़ा 8वीं तक। एक स्कूल है ग्रीनवुड, और ग्रीनवुड से पहले सेंट मेरीज। मेरा जन्म बरेली का है, मैं रामपुर में बड़ा हुआ और उसके बाद दिल्ली में आ गया। दिल्ली में रोजरी में 4 साल पढ़े, क्लास 9वीं से 12वीं तक। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। तो सफर कॉलेज से शुरू हुआ, थिएटर का, एक्टिंग का, रंगमंच का, पढ़ने पढ़ाने का। कॉलेज पे ही आ जाते हैं। तो कॉलेज कौन सा था आपका, आपने क्या कोर्स लिया था? हाँ, मैं साइंस का स्टूडेंट था। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ी मैंने क्लास 12 तक। और जैसा कि सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैंने भी यही सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा।
नहीं बन पाया। मतलब 12वीं के बाद इंटरेस्ट थोड़ा सा जमा नहीं। जिस घर से उस समय जो घर की हालात थी, उस समय जो घर के हालात थे वो ये थे कि काम करने की ज़रूरत थी। तो मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि आपको साथ में काम करना होगा। उनका एक छोटा-सा बिज़नेस था, तो उस बिज़नेस में उनके साथ मैं काम करता रहा। तो 12वीं के बाद 1 साल गैप ले लिया, साइंस पढ़ता था। फिर सोचा कि काम के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, और 1 साल गैप के बाद फिर सुनने में आया कि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस में भरने गया और वहाँ पता चला कि 1 साल गैप ईयर का रीज़न पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा रीज़न तो मेरे पास कोई है ही नहीं। ठीक बात मैंने सीधा-सीधा पिताजी ने कहा भई अब ख मदद करो, हाथ बटाओ काम में, तो मैं हाथ बटा रहा था। है। तो ख़ैर मैंने कई जगह भर दिया और मेरी परसेंटेज ठीक थी फिर, और मुझे साइंस नहीं पढ़नी थी। लिटरेचर में मेरा ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा ध्यान था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ शायद पढ़ाई कम होती होगी, जो कि बात बहुत गलत थी। तो मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर भी भर दिया था, और वहाँ पर मेरा एडमिशन खालसा कॉलेज, गुरु तेग बहादुर खालसा हुँ, कॉलेज, जो कि नॉर्थ कैंपस में है, वहाँ सेकंड लिस्ट में आ गया नाम। क्या बात है! तो इंटरव्यू के लिए गए तो मुझसे हमारे टीचर थे डॉक्टर जावेद मलिक। उन्होंने मुझसे कहा भाई तुम साइंस वाले इधर क्यों आ रहे हो? तो मैंने कहा मुझे अब जानना है। तो बोले हम बहुत पढ़ाई करवाते हैं। तो मैं पहले तो सोच में पड़ गया कि पढ़ना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि समय नहीं होगा, क्योंकि पिताजी के साथ काम भी करना है। हुँ, तो फिर मैंने कहा सर पढ़ लेंगे। तो उन्होंने मालूम नहीं क्या देखा क्या हुआ, उन्होंने दे दिया एडमिशन, और वहाँ से दुनिया बदल गई। वहाँ कमाल-कमाल के खतरनाक टीचर मिले। डॉक्टर जावेद मलिक बहुत जाने-माने थिएटर क्रिटिक हैं, और यूरोपियन ड्रामा पे उनका बहुत बड़ा काम है, तो वो पढ़ाते थे। डॉक्टर बीएस रतन पोइट्री पढ़ाते थे, ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ाते थे, और कविता को कैसे पढ़ना है, उस पर बातचीत शुरू होने लगी। इसके साथ में नोवी कबाडिया, गितेंद्र कौर, डॉक्टर राहुल सप्रा, तमाम ऐसे टीचर जिन्होंने पूरी ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव बदला। और एक घटना और हुई वहाँ पर निशांत। हुँ, कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी थी। फर्स्ट ईयर में जाने-अनजाने बिना सोचे मैं उस ड्रामा सोसाइटी का हिस्सा बन गया, और फर्स्ट ईयर में मैं बैक स्टेज सँभाल रहा था, तो चाय समोसा का काम मेरी ज़िम्मेवारी होती थी कि सभी एक्टर्स को समय से सब कुछ मिल जाए। आई थिंक वो वो जो समय था उसने सब कुछ पलट दिया। फिर वो जो चस्का था वो ऐसा लगा फर्स्ट ईयर में कि सेकंड ईयर में मैंने ज़्यादा समय दिया रिहर्सल्स को, थिएटर प्रैक्टिसेस को, और थर्ड ईयर आते-आते तो मैं बिल्कुल ही इन था। इधर घर पे डाँट पड़ने लगी कि ये तुम काम-वाम छोड़ के, तुम्हें तो कॉलेज जाने के लिए कहा था, तुम 2 बजे वापस आओगे, तुम 9 बजे तक वापस नहीं आते। तो हुँ, यहाँ पर लिटरेचर क्लास में पढ़ रहे थे, रात को रिहर्सलें चल रही थी। तो कभी-कभी दिन ऐसा बीतता था कि सुबह आप क्लासेस लेते हैं, फिर हुँ, अपनी रिहर्सल करते हैं, फिर एक नाटक देखते हैं, और फिर जूते उतार के चुपके-चुपाते घर आते हैं, नहीं तो डाँट पड़ेगी। तो ऐसे कई साल चले, लेकिन मुझे लगता है बहुत एनरिचिंग ईयर रहे वो मेरे, फॉर्मेटिव ईयर्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं ना, हुँ। शुरुआत के ऐसे साल जहाँ अ, आपकी बुनियाद बन रही हो, वो थे। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है अगर वो ना होते तो मैं आज जो कर रहा हूँ शायद वो ना कर रहा होता। बहुत ज़रूरी साल थे वो मेरी ज़िंदगी। मेरा एक इसी पर एक अहम सवाल है कि एक कलाकार के लिए दर्शक का होना कितना ज़रूरी है? क्या ऑडियंस का होना पूरी तरह से वैलिडेशन देता है? देखिए, बिना ऑडियंस के तो आपका काम अधूरा है। अब ऑडियंस अलग-अलग किस्म की हो सकती है। हुँ, जैसे अभी आपका पॉडकास्ट देखने के लिए हुँ, ऑडियंस ऑनलाइन है। अभी हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हुँ, यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी हमारी ऑडियंस हैं। ठीक बात है, और हो सकता है जब पॉडकास्ट बन जाएगा तो कुछ लोग देखेंगे, वो भी हमारी ऑडियंस होगी। ठीक बात है। अब उनके ऑडियंस के रिस्पॉन्सेज़ बेहद ही ज़रूरी हैं, उनको हुँ, बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हुँ, और एक एक कवि के लिए उसकी कविता को सुनने वाली ऑडियंस बन जाती है। एक नाटककार के लिए उसके नाटक को जो देखेगा उसके नाटक को, वो ऑडियंस है। हुँ, एक जो फ़िल्म निर्माता है, फ़िल्म मेकर है, वो जो फ़िल्म बनाता है, अगर उसकी फ़िल्म कोई देखने ही नहीं आ रहा तो फिर सही बात प्रॉब्लम है।
एक गीतकार है, उसने गीत लिखा और उसने गीत संगीत बना लिया और अब वो सुनाना चाहता है, उसको सुनने के लिए लोग चाहिए। तो मुझे लगता है हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें एक दूसरे के कान, आंख, सेंसेस चाहिए हुँ, रिस्पॉन्ड करने के लिए। आई थिंक रिलेशनशिप और बॉन्डिंग वही बनती है। अब वो अलग बात है कि आप उस ऑडियंस के हिसाब से क्या अपने काम को ढालते हैं, नहीं ढालना चाहते, वो आपका इंडिविजुअल हुँ, डिसीजन होता है। हुँ, सपोज एक व्यक्ति कहें कि मैं तो बेहद ही पॉलिटिकल नाटक ही बनाऊंगा हुँ, और उसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो करेक्ट। मैं जनरली जानना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं जब वो कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल नाटक बनाऊंगा। हुँ, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं स्लोगनिंग वाले नाटक बनाऊंगा, हुँ, या वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे नाटक बनाऊंगा जो समाज और जो सियासत है उसमें बदलाव लाए, या वो एक ऐसा नाटक बनाना चाह रहे हैं जो है तो एक कहानी लेकिन उसमें समाज और सियासत अपने आप आती है। अब एक व्यक्ति कहे कि मैं तो ऐसे नाटक बनाऊंगा जिस जो नॉन पॉलिटिकल हो, तो फिर मेरे सवाल कहीं शुरू हो जाते हैं कि हुँ, आप नॉन पॉलिटिकल नाटक कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप इस दुनिया में जहाँ रह रहे हैं वहाँ हर चीज पे पॉलिटिक्स है। करेक्ट बात है। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ निशांत कि अगर आपके पास वोटर आईडी है तो हुँ, आप पॉलिटिकल हैं। हुँ, अगर आपके पास पैन कार्ड है, जिस हुँ, दिन आपका पैन कार्ड बन जाता है पॉलिटिकल हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि आप सरकार से कहेंगे कि देखो जी मेरा पैन कार्ड है, मैं आईटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, आप मेरे पैसे का क्या करते हैं, मुझे ब्यौरा दीजिए। ठीक बात है, तो ठीक बात है। राजनीतिक होने का क्या मायना है, मैं उसको कई बार सोचता हूँ और मुझे लगता है कि ये दोनों ही जो पक्ष है ना, इनसे सवाल पूछने चाहिए। काफी सारे जो लोग हैं वो कहते हैं हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हमें पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लेना। आप नॉन पॉलिटिकल हो ही नहीं सकते। हुँ, आप जैसे ही अपने नाटक को लोगों के सामने लाते हैं, पॉलिटिकल हो जाते हैं। चाहे वो कबीर साहब की बात हो, चाहे वो तेंदुलकर के नाटक हो, या बादल सरकार हो, या विलियम शेक्सपियर। Theater, by that logic, is a political form. हाँ, आप उसमें ये कह सकते हैं कि भाई मैं ना सरकारी और गैर सरकारी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं ऐसे नाटक बनाऊंगा जो जो इस किस्म के सवाल ना उठाए, वो अलग बात है। फिर वो आपकी इच्छा है। तो ठीक बात ये दोनों ही जो छोर हैं, इसके बीच में बहुत कुछ बसता है। उस बसने को हमें एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। जी। बिल्कुल सही बात आपने बोली, पॉलिटिक्स तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मतलब 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को डर है कि उसकी बिस्किट दूसरा ना खा ले, वो भी छुपा के रखता है, वो भी एक किस्म का पॉलिटिक्स है। हम तो बड़े बचपन से ही चीज़ों को छुपाने, समझने और एनालिसिस करने लग जाते हैं कि भैया शेयर ना करना पड़ जाए ओवर। हम्म। तो इंडिया में लोग एक्टर से बहुत प्रभावित होते हैं, उनके जी। पीछे-पीछे भागते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उन्हें एक्टर नहीं बनाना। इसका मूल कारण क्या लगता है आपको? मुझे लगता है मिडिल क्लास जो है ना, वो फंसा हुआ है अभी तक इस चीज को लेकर कि एक 7 तारीख को सैलरी आ जाए अकाउंट में। हुँ, ये करेक्ट, मिडिल क्लास का ट्रॉमा है। अब वो करेक्ट। 7 तारीख की जो सैलरी है वो इतनी सिक्योरिटी देती है, और पिछले 40 साल से वो खुद और उसके पहले उसके पिताजी और उसके पहले उसके पिताजी और मम्मी, मालूम नहीं कौन कौन, वो सैकड़ों सालों की जो आदत है 7 तारीख को सैलरी अपने आप आने की, हुँ, उसने ना तो अभिनेता बनने दिए नए, और ना ही क्रिएटिव बीइंग्स बनने दिए, और ना ही स्पोर्ट्समैन बनने दिए, ना ही नए किस्म के प्रोफेशंस की इजाद हुई, क्योंकि वो लकीर का फकीर है। और मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, वो नहीं भी बन पाए। तो ऐसी गिनती बहुत सारे लोगों की है जो शायद थिएटर या सिनेमा में बहुत ऊंचा नहीं कर पाए। इसी वजह से एक घबराहट है, और वो घबराहट होने का कारण जो है उस वजह से जो जो पेरेंट है वो हमेशा इस अपने अपने बच्चों को, अपने वार्ड्स को बोलता रहेगा कि आप वो काम करें जिसमें सैलरी मिलती रहे हर महीने। मतलब यहाँ तक की बात देखिए कि फ्रीलांसिंग भी ना हुँ, घबराहट देती है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है
हर 7 तारीख को सैलरी आने की। निशांत, मेरा ना मुझे लगता है मुझे अपने लैपटॉप की बैटरी ऑन करनी पड़ेगी। मैं 1 मिनट ले बिल्कुल, सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल ले सकते हैं, बंद ना बिल्कुल। हो जाए, यहीं पर पड़ी है। ये आप एडिट कर सकते हैं बाद में। अरे हाँ, हाँ, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। जी, हो गया। तो बड़े बड़ा बड़ा अच्छा जवाब आप देते हैं, मतलब मैं तो सुन ही रहा हूँ आपको, हिल गया मैं, 2-3 जवाब ही सुन के अभी तो मैं मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ आपके आपके जवाब को। ठीक है। सो जी। सबसे पहला काम आपको कितने संघर्ष के बाद मिला और उसका पेचेक कितना था, आपको याद है? हाँ, मैं 1999 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। हुँ, 1996 टू 99 का मेरा ग्रेजुएशन है। हुँ, और तब मैं 3 साल कॉलेज में लगभग 7-8 अलग-अलग नाटक किए, नुक्कड़ और स्टेज मिला के। हुँ, भीष्म साहनी साहब का एक प्ले था, हुँ, उनका फुल लेंथ नाटक है मुआवजे, वो किया। हुँ, महेश कुंचवर का होली किया, हुँ, सादत हसन मंटो साहब का टोबा टेक सिंह को स्टेज हुँ, उतारा, और ऐसे कुछ कुछ किए। कॉलेज के बाद मैं 2 साल अलग अलग थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम करता रहा। तो 2002 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई। और उसके बाद थिएटर में 2004 से अटेलियर के साथ, जो थिएटर संस्था है, हुँ, मैंने अपना एक थिएटर ग्रुप 2004 में फॉर्म किया। हाँ, उसके साथ फिर मैं काम करता रहा, और ये सिलसिला चलता रहा। जो मेरा पहला काम है ना, वो आप देखेंगे, वो लगभग 2004 या 5 में हुँ, एक बहुत बढ़िया फिल्म सोनाली बोस की है, अमू। हुँ, हाँ, अ, अमू। और वो 2005 का समय है जब मुझे 2 दिन का काम मिलता है। हुँ, 1984 के दंगों पर वो फिल्म है, और मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का रोल प्ले करता हूँ। हुँ, और उसमें ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है, उसको जान से मार दिया जाता है। और जो कोंकणा सेन शर्मा हैं, हुँ, काफ़ी वेल नोन एक्टर हैं, वो मुझे जलता हुआ देखती हैं। वो मेरी बेटी हैं, छोटी-सी, और जब वो बड़ी होती हैं तो कोई उनको बंगाली की फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। हुँ, वो मेरा पहला काम था। मुझे उसके लिए 3,000 रुपए मिले थे। तो 1,500 रुपए एक दिन का शूट का पैसा था, और 2 दिन के 3,000 मुझे ध्यान है। और वो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी है हुँ, उस समय का। तो वो पहला मेरा पेड वर्क था सिनेमा का। तो या उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि 2006 के 5-6 के बाद काम और आना शुरू हुआ एकदम से। हुँ, फिर काम चलता रहा, थिएटर चलता रहा, वर्कशॉप्स चलती रही, ट्रेनिंग चलती रही। 2007 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइन कर लिया बतौर प्रोफेसर। हुँ, तो मैं वहाँ पढ़ाता रहा 2007 से लेकर 17 तक। ओके। और पढ़ाते-पढ़ाते थिएटर भी कर रहा था, क्योंकि कॉलेज की जो ड्रामा सोसाइटी थी, उसका कन्वीनर था। हुँ, साथ में अटेलियर, जो मेरा थिएटर ग्रुप है, वो भी प्रोडक्शंस कर रहा था। तो काफ़ी बिज़ी काम चलता रहता था। हुँ, और 2014 में फिर से 10 साल के बाद सोनाली बोस की एक फ़िल्म है, मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ। करेक्ट। उसके लिए ऑडिशन किया गया। वो लंबा काम था। दैट वाज़ अ फुल फ्लेजेड फर्स्ट फ़िल्म ऑफ माइन। तो वो मेरा पहला ब्रेक था। और आपके फ़ेवरेट एक्टर कौन है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। और मुझे इरफ़ान खान साहब हुँ, का परफ़ॉर्मेंस, उनका अंदाज़, उन उन उनके उनका कैरेक्टर का बना पाना, वो बहुत अच्छा लगता रहा। हुँ, मेरे को अगर आप पूछें कि अभी तक फ़िल्म इंडस्ट्री में हुँ, मुझे कौन पसंद है, ख़ासकर कंटेम्परेरी एक्टर्स में, तो मैं कहूँगा इरफ़ान खान। मुझे बेहद मतलब वो जब स्क्रीन पे दिखते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ एनर्जी है। सो इरफ़ान खान के अगर आप मकबूल देखेंगे, तो जी। हिल जाएँगे, क्या क्या कमाल काम करते हैं वो। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि
इंडस्ट्री एक एक्टर को रोमांटिसाइज करती है, ही इज बियॉन्ड एक्टिंग और एफर्टलेस एक्टर है वो। ये बड़ी बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत बात है। सो एक थोड़ा फिलोसफिकल सवाल है, दैट क्या एक अभिनेता किरदार को प्ले करता है या किरदार अभिनेता के माध्यम से सामने आता है? क्या आपको लगता है कि किरदार को हम चुनते हैं या किरदार हमें चुनता है? हाँ, ये खासा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। हुँ, जैसे जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं, हुँ, तो हमें ये रियलाइज होता है कि ये कोई ग्लैमरस ग्लोरिफाइड जो जो मेरी इमेजिन्ड मैंने जैसे इमेजिन किया था इंडस्ट्री को, ये वैसा काम नहीं है। हुँ, यहाँ पर किरदार जब आपको ऑफर किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी और घटनाएं होती हैं। हुँ, एक घटना होती है कॉमर्स। ओके। तो वो कॉमर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं कतई इसको ग्लोरीफाई नहीं करूंगा कि नहीं, किरदार आपके लिए बना होता है और आप किरदार को पिक करते हैं। हुँ, यहाँ पर बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जब आपको किसी रोल के लिए पिक किया जाता है। एक उसमें फैक्टर इन दिनों तो ये होता है कि पहला तो आप फिट हो रहे हैं उस कैरेक्टर में, हुँ, और दूसरा लॉजिस्टिकली क्या प्रोड्यूसर हुँ, उतना इन्वेस्ट करना चाहता है आप में, करेक्ट। और उसमें आपकी लोकेशन क्या है, क्योंकि अब बॉम्बे से बाहर आ गई है फिल्म इंडस्ट्री। तो हुँ, अगर वो दिल्ली शूट कर रहा है या नॉर्थ इंडिया शूट कर रहा है तो वो नॉर्थ इंडिया में प्रेफर करेगा। हुँ, हुँ, और जिस किस्म से चेंजेस आए हैं 10 साल में पीछे फिल्मों में, तो रियल लुकिंग कैरेक्टर फिल्मों ने लेना शुरू कर दिया है। तो जो जो कि अच्छा भी है मेरे जैसे एक्टर्स के लिए। अदरवाइज आज से 10 साल पहले मुझे लगता है कि बहुत गिने चुने लोगों को ही काम मिलता था, और उनका कनेक्शन या तो किसी घराने से हो या फिर किसी फिल्म इंडस्ट्री से हो, तब मिलता था। अब नॉन घराने वाले लोग, मेरे जैसे लोग, हुँ, उनको भी काम मिलना शुरू हो गया है, और हुँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, विच इज़ ग्रेट। और एक एक सेंस में डेमोक्रेटाइज भी हुआ है। एक ऐसी कहानियाँ जो आज से 10 साल पहले सुनाना बहुत मुश्किल था, अब वो कहानियाँ हम सुना सकते हैं, क्योंकि देखने का नज़रिया भी बदल गया है, हुँ, और जो लोग हैं वो भी अब उस किस्म की कहानियों में इंटरेस्ट नहीं रखते जो आज से 10 साल पहले सुनाई जाती थी। जिसमें वही 4 या 5 या 10 हीरो दिखेंगे या हीरोइन्स दिखेंगी। अब उसमें हीरो एक बहुत गरीब इंसान भी हो सकता है, एक हीरो एक ऐसी लोकेशन का भी हो सकता है जहाँ पर आज से 10 साल पहले कोई इमेजिन नहीं करता था। ज़रूरी नहीं वहाँ स्विट्ज़रलैंड ही दिखाया जाए, हुँ, ज़रूरी नहीं वहाँ बहुत रोज़ी पिक्चर्स ही दिखाई जाएँ। करेक्ट। वो रियल पिक्चर्स भी दिखती हैं। हाँ, तो आपके मुख्य सवाल का जो मौलिक सवाल था, मैं उसका जवाब दे दूँ कि अ, आपकी चॉइसेस तो होती हैं कि मुझे ये कैरेक्टर करना है या नहीं करना है, लेकिन अब आपके पास उन चॉइसेस को लेने के लिए प्लेटर पे क्या है, वो करेक्ट। बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको काम की तलाश है, तो वो अब उनके पास चॉइसेस कम रहती हैं। हुँ, खुदा का शुक्र है मैं उस किस्म की चीज़ों में ज़्यादा एंगेज नहीं करता। हुँ, अगर मुझे मना करना हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं हाथ जोड़कर बहुत हम्बली मना कर पाता हूँ। उसका रीज़न शायद ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट अपने थिएटर ग्रुप अटेलियर के साथ है, और 20 साल हो गए अब। 2004 में फ़ॉर्म किया था, 2024 आ गया। तो वहाँ पर जिस किस्म का रिगरस राइटिंग, मेकिंग, प्रोडक्शन हो रहा है, वो मुझे बहुत मेरा समय एंगेज करता है। सिनेमा को मैं ना नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा-सा चूज़ी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर सिलेक्ट करके ही करना पसंद करता हूँ। तो जब एक अभिनेता ना कहता है, तो क्या उसको इगोइस्टिक अप्रोच माना जाता है? ये अब जिस किस्म से जो रिसीवर है वो हो सकता है इसको ले, लेकिन मुझे लगता है जो ऑफर करने वाला है उसको सोचना चाहिए कि ज़रूरी तो नहीं कि वो जो भी काम ऑफर करे वो सब लेने के लिए तैयार हो जाए। हुँ, इसमें एक सच्चाई ये है कि
बहुत सारे एक्टर दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी वेट कर रहे हैं काम का, इंतजार है उनको काम का। तो उसमें जो देने वाला है वो एक सेंस में अपनी वो प्रभुत्व हो गया है, उसको उसको लगता है वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, ऑल पावरफुल है, वो कुछ भी दे देगा और लोग भाग भाग के ले लेंगे। आई थिंक मैं एक उस सेंस में आई एम द ब्लेस्ड वन, जिसमें मैं बहुत जल्दी इस किस्म की अल्योरिंग में नहीं आता, नहीं आना चाहता। ऐसा नहीं है पास्ट में नहीं आया होऊंगा, आया भी होऊंगा। कुछ काम आप इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, हो सकता है आपको थिएटर भी चलाना हो, तो उसके लिए भी कर लेते हैं। लेकिन अब मैं और सिलेक्टिव हो गया हूँ। मुझे लगे कि अगर कोई सब्सटेंशियल काम है नहीं तो करने का कोई पॉइंट नहीं है। जैसे अक्सर मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स का फोन आता है तो वो मुझे किरदार की रिलेशनशिप बताते हैं कि आप उसके बड़े भाई हैं, आप जो हैं आप ये हैं, आप वो हैं। तो मैंने कहा ये तो आपने रिलेशनशिप बताया, मुझे ये बताएं कैरेक्टर क्या है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है निशांत वो कैरेक्टर नहीं बता पाते, तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि ये मैं ही क्यों करूं, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें करने करने लायक है क्या। तो इसीलिए मैंने आपसे जैसे पहले कहा मैं थोड़ा सा सिलेक्टिव हूँ। हो सकता है इस करके लोग मुझे काम कम देते हों, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, मुझे उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मेरा नजरिया ये है कि अगर कोई मुझे अप्रोच करे तो कम से कम उसके पास मुझे ऑफर करने के लिए कुछ सब्सटेंशियल हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अहंकार में या नहीं, ईगोइस्टिक ठीक बात है, स्वाभाविक बात है। मैं बहुत हम्बली ये बात करता हूँ कि भाई अगर कुछ करने लायक है तो बताइए, नहीं करने लायक तो कोई भी कर सकता है। और मैं यहाँ बहुत सारे यंग लोग बैठे हैं, उनको ये बताना चाहूंगा कि ये मत सोचिएगा कि फिल्म इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। बस वो एक पड़ाव ही है, वहां पड़ाव पे पहुंचकर आप कहेंगे कि ठीक है और भी कुछ है। तो हम में से काफी सारे लोग इतने ज्यादा होशो हवास अपना खो बैठते हैं कि अरे फिल्म करनी है, फिल्म करनी है। मैं बहुत सारे ऐसे अपने थिएटर ग्रुप में एक्टर्स के साथ काम करता हूँ जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। उनसे अब बात कीजिए, वो बोलेगा फिल्म नहीं करनी है, हमें तो थिएटर करना है, और वो तमाम चीजें साथ में और कर रहे होते हैं। तो आई थिंक मैं उस स्पेस से आता हूं जहां पर सिनेमा का चाव तो है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर किस किस्म का सिनेमा करेंगे वो तो हमें हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें ऑप्शन मिलेगा। सही बात है, सही बात है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस चीज़ को जवाब दिया दैट वो प्रभुत्व वाली फीलिंग तो उनमें होती है कि जिस पे हाथ रख देंगे हम तो गॉडफादर हैं, और इसके इसके वजह से एक भ्रम है उनका कि हम ही चला रहे हैं इंडस्ट्री भी, हर कोई वहाँ किंग मेकर है। सो एक अपनी अपनी लालसा है लोगों की। चलिए, तो जैसे आप सड़क पर निकलते होंगे तो अचानक से कोई आपको देख के खुश हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपके किसी किरदार को इस वक्त याद कर रहा है या इसको कहीं देखा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि वो आपको ना देख के आपके किरदार के थ्रू आपको याद कर रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मतलब इसमें कोई मतलब मैं इसको बहुत ही क्या कहें इसको, ये आपको हम्बल करता है, ये आपको और जमीन पर रखने की कोशिश करता है, ये भाव ही कि कोई आपको देखकर पहचान रहा है। और वो पहचानने के बाद कई बार उसको लगता है कि बोले ना बोले, फिर वो इंटरनेट पे चेक करता है, कहता है हाँ ये वही है, फिर बोलता है। तो इंटरेस्टिंग रहता है। मैं केमिस्ट की दुकान पे था, मेरे पिताजी अपने पिताजी के लिए कुछ मैंने मेडिसिन लेनी थी। तो एस्पिरेंट्स में मेरा एक कैरेक्टर है वालिया का। तो वो मैं जहाँ रहता हूँ मुखर्जी नगर, यहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं बेसिकली यूपीएससी के। तो वो मुझे देखकर बोले, ऐसे करके दोनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे हैं और उन्होंने कुछ कुछ नोट किया और बोले आप वालिया हैं। तो मैं हंसा भी और मैंने कहा नहीं मैं कुलजीत हूँ, हाँ मैं एस्पिरेंट्स में वालिया था। तो वो बोले कि ये तो आप हिंदी ठीक बोल रहे हैं, तो वो तो हिंदी नहीं बोल पाता था। तो मैंने कहा हाँ वो कैरेक्टर था, मैं एक्टर हूँ। तो इस किस्म की बात हुई तो उनको थोड़ा सा अजीब भी लगा और हैरानी भी हुई।
मुझे तो लगा कि वो आके आके आपसे कमरे का किराया ना पूछने लग जाएंगी कि हाँ, उन्हें लगा मैं कहूँ कि भाई टीवी बंद कर लो या टीवी चालू तेज कर दूंगा वगैरह वगैरह। और अरे उन्हें वो मुझे ऐसे भी बोले कि आप उतने घटिया तो नहीं लगते, वो तो बड़ा ही अजीब सा प्राणी था। अच्छा, आपके तो इतने सारे कमरे हैं, आप किसी और रूम में शिफ्ट कर लीजिए ना ये टीवी। बेटे, किसी और के रूम में टीवी शिफ्ट करूंगा तो किसी और का आवाज जाएगी, उसको परेशानी होगी। यू ओके विद दैट? हाँ अंकल, ठीक है, चलेगा। चलेगा जी। ओए, कैसा आईएएस अफसर बनेगा यार तू? और प्रशासनिक अधिकारी को ना अपने से ज्यादा दूसरों की सोचनी चाहिए। तू तो यार बड़ा नेगेटिव है यार। मैंने कहा वो कैरेक्टर था। तो फिर हमने चाय वाय पी। एक मेरी कॉलीग है, कॉलेज में हम पढ़ते थे, तो उनकी पीएचडी थी डिसेबिलिटी स्टडीज में। तो अब कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का जो एक काम है वो अलग बिल्कुल काम है। और तभी मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ भी आई थी। और अगर आप जानते हो, मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ भी एक डिसेबल्ड कैरेक्टर है जो कल्कि प्ले करती थी, उसके बारे में है। तो जब वो पीएचडी अपने प्रोसेस में थी तो मैंने उनसे एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि आप क्या रिसर्च कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं डिसेबिलिटी पर काम कर रही हूँ और मैं फिल्मों को देख रही हूँ कि 1970 से लेकर 2010 तक की जो फिल्में हैं उसमें डिसेबिलिटी को कैसे दिखाया जा रहा है और खासकर डिसेबल्ड विमेन को कैसे दिखाया जा रहा है। तो मैंने कहा कौन कौन सी फिल्में देख रही हैं। उन्होंने सारी फिल्में बनाई और जब जैसे ही 2010 में आई तो उन्होंने मार्गरेटा विद द स्ट्रॉ का नाम भी लिया। और वो 40 मिनट तक मुझे बताती रही कि वो कैसे उस फिल्म को देख रही है। मैं भी कुछ कुछ सवाल छोटे छोटे दाग देता था कि अच्छा ऐसे कैसे देख रही हैं। अच्छा, वो 40 मिनट जब पूरा बोलकर खत्म हुई तो मैंने उनसे कहा कि बाय द वे मैंने उस फिल्म में परफॉर्म किया है। और ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद वो 3 सेकंड का पॉज उन्होंने लिया, मौन में आई और बहुत तेजी से पीछे भाग गई। तो जब वो वापस मुझे मिली तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ था। तो ये उन्होंने कहा, जो कि ठीक बात भी है, वो बोली मुझे ये हैरानी है कि कॉलेज में जो पढ़ा रहा है वो सिनेमा में क्या कर रहा था, स्क्रीन पे क्या कर रहा था। तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि स्टाफ रूम के बाहर एक व्यक्ति मिलता है और वो कहीं सिनेमा में भी दिखता है। तो आई थिंक उस किस्म की चीजें रहती हैं। मतलब ये 2 वाक्य मुझे बहुत ध्यान रहते हैं। अभी मैं पीछे कहीं गया था तो एक रेस्टोरेंट में एक भाई साहब थे, वो मुझे बार बार देख रहे थे। अब वो मुझे देख रहे तो मैंने कहा मारिएगा नहीं, ऐसे ही मजाक करके निकल गया। तो बाद में वो आए और बोले आपने चमक में काम किया है ना। चमक अभी सोनी लिव पे कुछ एक नया प्रोजेक्ट किया। तो जब सबकी आंखों में आंखें डालकर देखता है ना तो समझ नहीं आती कि इसका सामना कैसे करे। तो अच्छा लगता है निशांत की एक रिकग्निशन है, लोग आपको देखकर उस किरदार को याद कर रहे हैं। जैसे मजाक मजाक में किसी ने मुझसे कहा कि भाई ब्रीद इनटू द शैडोज देखने के बाद हमें आपसे बात करने में हिचक होती है कि कहीं इतनी गाली आप हमें ना दे दें। तो वो अब वो किरदार याद कर रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि किसी को कैरेक्टर याद है। और कुछ लोग जो मुझे पहले से जानते थे तो बोले ये इतनी गाली तुमने सीखी कहाँ से भाई। इस किस्म का चलता रहता है और मजेदार है। सो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में जहाँ स्क्रीन टाइम बेहद छोटा है, शायद सेकंड्स में आपको खेलना है, ऐसे में हम कैसे खुद को तैयार करते हैं? मुझे याद है कि हम में है हीरो मेरी फेवरेट एड में से थी। हम में है हीरो, हम में है हीरो। और उसमें आप थे, तो उसके बारे में आप बताइए। हाँ, वो अनुराग कश्यप ने एक मोन्टाज बनाना था। सिनेमा में हम उसे मोन्टाज बोलते हैं। वो हीरो होंडा जब होंडा के साथ स्प्लिट हुआ
तो हीरो मोटोकॉप बन गया। मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था करेक्ट। और मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से मुझे फोन आया कि वो एक ऐसा किरदार ढूंढ रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे जयपुर में एक दिन का शूट होगा। मेरे शुरू के दिन थे, तो मैंने कहा कि अच्छा कैसे होगा, आना जाना कैसे होगा, कौन पिक करेगा, कौन ड्रॉप करेगा। और उन्होंने कहा कुछ 4-5 घंटे में आपका वो बिट कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे ज्यादा यही नहीं बताया गया था, बस मुझे इतनी खबर थी कि कुछ मोन्टाज बन रहा है। अनुराग कश्यप साहब से मिलने का मेरा जी था। जब मैंने सुना कि वो बना रहे हैं तो मैंने कहा मजा आएगा, देखते हैं। हालांकि बहुत ब्रीफ काम हुआ उनसे, उनके क्राफ्ट के बारे में नहीं जानकारी हो सकी, बट ये समझ आ गई कि वो चीजों को बहुत गहराई से देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ऊपरी सतही तौर पे नहीं देखते। तो 4 घंटे में जिस किस्म से वो डिटेलिंग में जा रहे थे शूट की, शॉट की, तो वो मुझे लगा कि काफी इंटरेस्टिंग काम था। जयपुर में आमेर फोर्ट है, वहां का शूट था और एक दिन का ही शूट था। और बाद में जब वो मोन्टाज देखा तो मुझे खुद को भी खुशी हुई, और बाद में ये भी देखा कि वो बहुत थोड़े समय के लिए नहीं आया था, 2.5 महीने उसकी शेल्फ लाइफ थी और लोगों ने रिकग्नाइज भी किया हमें। हीरो ए.आर. रहमान साहब का म्यूजिक था, तो वो बहुत ही खूबसूरत और मतलब लोगों की जबान पे आता रहा, लोग गाते भी थे। मैं यहाँ पर बच्चों को बोलूंगा कि आप हीरो मोटर कॉप की ऐड यूट्यूब पे आज देखिएगा जाके, हम में है हीरो। उसमें कुलजीत जी हैं, बहुत सुंदर गाना है, बहुत अच्छे से कंपोज्ड है ये पूरा ऐड, और मुझे बहुत पसंद आया। तो पहली बार जब टीवी पर आपने खुद को देखा तो परिवार के साथ और परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? मेरी मम्मी काफी धार्मिक महिला थी, तो वो जब गुरुद्वारे जाती थी तो मेरे ऐड के बारे में उनकी सहेलियां उन्हें बताती थी। अच्छा। तो कि हमने तुम्हारे बेटे को स्क्रीन पे देखा टाइप्स। तो अब वो जब घर आए ना, तो पहले तो पड़ती थी डांट थिएटर करने पर, अब वो थोड़ी सी कम डांटना शुरू हो गई। मुझे बोली कि चलो अब कुछ करने लगा है, और मेरी सहेलियां भी मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला चक्कर चल रहा है और उनको थोड़ा सा अच्छा भी लगता था। तो ये होता है। आप देखिए, आप 3 सेकंड के लिए एक स्क्रीन पे दिखते हैं, उसकी रिकग्निशन इतनी हो जाती है, लेकिन आप अगर 10 साल थिएटर में लगाते हैं तो लोग उसको कहते हैं अरे ये कोई काम है। लेकिन ये नहीं देखते कि वो 10 साल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है किसी आर्ट के साथ, वही आपको उन 3 सेकंड्स में जिंदगी डालने की क्षमता देते हैं। तो अगर आपको लगे कि वो 10 साल में अपनी जिंदगी के हटा दूं और हीरो मोटोकॉप हो जाए, तो नहीं होगा। ठीक बात है। 3 सेकंड के लिए आने के लिए आपको 10 साल लगना पड़ेगा। वो मैं पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात पढ़ रहा था कि जो बैम्बू का पेड़ होता है वो 5 साल जमीन के नीचे रहता है। अच्छा। और उसको रोज पानी देना होता है, रोज पानी देना होता है। एक दिन भी अगर आप पानी ना दे तो मर जाएगा, और रोज पानी देने के बाद वो इंच भर भी बाहर नहीं आता। 5 साल तक आप रोज उसे पानी देते हैं, फिर 5 साल 9 महीने में लगभग 90 मीटर चढ़ जाता है। अब हमें लगता है कि 5 साल खराब हुए, या 5 साल 9 महीने में 90 मीटर बैम्बू ऊंचा उठ गया। तो मैं इस तरह देखता हूँ कि 5 साल की जो सो कॉल्ड पैसिविटी है वो आपको बना रही होती है, उस पर आप सीख रहे होते हैं और सीखते रहते हैं। फिर हो सकता है वो 3 सेकंड में जान कैसे डालनी है, जान कैसे फूंकनी है उस किरदार में, आप उन 5 सालों की वजह से निकाल पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी काम है, कम से कम आर्ट फॉर्म में। तो ये इंजीनियरिंग या डॉक्टरी तो है नहीं कि पढ़े और अब नौकरी लग जाएगी और उसके बाद काम चलता रहेगा। सो ब्रीद पे आते हैं। ब्रीद के सेट का माहौल कैसा था? अभिषेक बच्चन को स्टार कैसे हैं? मेरे साथ तो बहुत ही प्रेम से उन्होंने बात की, बहुत कोऑपरेट किया। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही सपोर्टिव एक्टर हैं, और एक बार नहीं कई दफे
उसमें क्योंकि मुझे उन्हें बहुत गाली देनी है, गलियाना है, तो वो बीच-बीच में हँस देते थे और कह देते थे तुम यार बहुत गाली देते हो। और दिल्ली वाला जब गाली देता है तो बड़ी रियल सी गाली होती है। ठीक बात है। तो जब मुझे ध्यान है ओटीटी में आजकल एक कल्चर है जिसको बोलते हैं टेबल रीडिंग। तो जब आप एक्टर फाइनल करते हैं ना, तो प्रोडक्शन हाउस जो कि बॉम्बे में बेस्ड था और उसके अलावा अमेज़न प्राइम और सारे एक्टर हम बैठ गए और रीडिंग करी एक कहानी, मतलब उस ब्रीथ की। तो जब गाली आई तो मैंने गाली दे दी, अब क्योंकि टेक्स्ट का हिस्सा, मैं क्यों शर्माऊंगा। तो जब गाली दी तो सब साइलेंस हो गया और अभिषेक बच्चन, अमित साध पर बाकी सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे और मुझे लगा मैंने कुछ गलती तो करी नहीं, मैंने तो टेक्स्ट को भी पढ़ा है। और फिर सब लोग हंसे, मैं भी हंस पड़ा। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद आपको ध्यान होगा उसमें मुझे मार दिया जाता है। तो एक कूड़े घर का सीन है, उस कूड़े घर में मुझे कई बार गिराया जाता है, मेरा सर फोड़ा जाता है, फिर उठाया जाता है। तो उस शॉट को लेने में थोड़ा सा मुश्किल था। वो शॉट 8-10 बार टेक हुए। तो हर बार जब मैं गिरता था तो अभिषेक साहब मुझे हाथ से उठाते थे और मेरे कपड़े भी झाड़ देते थे। तो मैं उनसे कहता था कोई नहीं, मैं कर लूंगा, बट ही वुड मेक श्योर कि वो साफ कर दें और साथ में मुझे सॉरी भी बोलते थे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं और वैल्यूज के साथ में आते हैं। वो एक्टर की काफी इज्जत करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो उनके साथ काम करने का बेहद ही अच्छा रहा, चाहे वो दिल्ली में था, चाहे बम्बई में था, चाहे कूड़ेदान में था, चाहे घर में था। गलियाने की मैंने उनसे माफी पहले मांग ली थी। मैंने कहा था मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, इतनी ये टेक्स्ट का हिस्सा है। तो वो तो खैर फन था, मजा आया, वो काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, सो अब आते हैं जो एलिफेंट इन द रूम था, जिसके बारे में हम बात करते करते थोड़ा सा स्निपेट में रह गए थे। टीवीएफ एस्पिरेंट के राजेंद्र नगर के लैंडलॉर्ड, मतलब आप वही थे। एक 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 नेचुरल भाव था आपकी आवाज में। आप व्यंग करते हैं, तंज कसते हैं कि भाई कैसा आदमी है यार तू, और वो आप खाते खाते बोलते हो। बड़ा इम्प्रॉम्प्टू है कि आप काजू खाते खाते बोलते हो। ये इतने ऑब्जर्वेंट आपने ये वाला टोन कैसे पकड़ा था, लैंडलॉर्ड वाला? अब निशान, ये कभी स्क्रिप्ट में दिखता नहीं है। आप जब स्क्रिप्ट मिलती है ना आपको, तो उसमें ये नहीं लिखा जाता कि अब खाते खाते आप कर रहे होंगे। करेक्ट। स्क्रिप्ट में कहीं नहीं लिखा होता कि वालिया आएगा और खाते खाते ये लाइन लेगा, है ना। तो वो एज एन एक्टर जो आपकी ट्रेनिंग होती है कि आप प्रॉप्स को और आसपास दी गई चीजों को कैसे यूज करेंगे, वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो मैं वही बात कहूंगा, जो 10 साल आपने सब्र किया और 11वें साल से कुछ काम मिला, तो वो 10 साल इतने जरूरी हैं कि वो 11वें साल में आप जो छोटा सा किरदार जिसको वालिया कहते हैं वो निभाना हो, तो उसकी थ्रेड्स को आप पकड़ सकें। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने टेक्स्ट पढ़ने के बाद बहुत तैयारी कर ली। मुझे ऐसा लगता है वहाँ डायरेक्टर जो थे कड़की साहब, वो बहुत मुझे फ्रीडम दे रहे थे। Correct. और मैं जब शॉट लेता था तो मैं ये सारी चीजें करता था और इस बात को कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। तो करते करते ही उस किरदार की लेयरिंग शुरू हो गई। और मजेदार बात ये थी कि जिन्होंने वो किरदार लिखा वालिया, वो भी वहीं थे। तो राइटर और डायरेक्टर के साथ मिलकर उसकी क्राफ्टिंग की गई और काफी सारी चीजें स्पॉन्टेनियसली निकल रही थी। मैं बहुत ज्यादा वालिया जैसा हूं नहीं, मैं उतना खड़ूस बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली तो मैंने उनसे कहा, मैंने कुछ सवाल जरूर दागे थे कि क्या कैसे देखते हो भाई इस किरदार को। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया, कुछ उनसे मैंने लिया, कुछ मैंने खुद बनाया। और उसमें जो वो पंजाबी भाषी है जो हिंदी बोलता है, वो वाला एक्सेंट मैं लेकर आया। इसकी हिंदी इतनी शुद्ध होगी नहीं जितनी कुलजीत की हिंदी शुद्ध है। करेक्ट। जब बोलेगा तो उसका पंजाबी का इंटरवेंशन बहुत होगा। ये थोड़ा सा घुमावदार हिंदी बोलता होगा और जिसमें पंजाबी डोमिनेट करती होगी। तो वो जब करना शुरू किया उसमें मजा आने लगा और मुझे टिक मार्क मिलने लगे कि ठीक है चलते रहो। और उसके बाद जब वो शॉट आया जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि खाते खाते अभिलाष आता है, कहता है कि टीवी बदल दो, कमरे वगैरह, और वो खाते खाते लेता है। तो मैं तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा ही जानता हूँ कि आपकी जो प्रॉप है, अब वो प्रॉप चाहे मुंह में हो, आपका जो स्पेस है उसके अंदर जब आप कुछ खाते हुए
परफॉर्म करते हैं तो वो कितना रियल और कितना नेचुरल होता है, घर का है ना। करेक्ट बात। तो आप और ना आपने बड़ा एक फ्लैट एक्सप्रेशन रखा था फेस के ऊपर जब आप बोलते हैं कि यार ना आपकी फेस वैसी देखिए, आई डोंट केयर कि तू क्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं मकान मालिक हूँ, वो वाला भाव है। और ये बहुत बहुत मांझने के बाद आ सकता है। तो मैं तो तब जानता भी नहीं था कि आपसे मैं मिलूंगा, और जब मैंने एस्पिरेंट आई थी तभी की बात कह रहा हूँ, और मुझे लगा था कि यार क्या ही कमाल व्यक्ति है। एस्पिरेंट में दो ही एक्टर मुझे कमाल लगे, एक आपका रोल अच्छा लगा था मुझे, और दूसरा अभिलाष का, नहीं, संदीप भैया का एक्चुअली। संदीप भैया। सो अभिलाष तो है ही भाई, मेन मेन पूरी कहानी उसके अराउंड सेंटर कर रही है, तो आप ज्यादा स्क्रीन टाइम पे देख रहे हो। लेकिन संदीप भैया जो आते हैं सेशन, वो पूरा तक एक्सप्लोड हो गया था एपिसोड में कि संदीप भैया कहाँ हैं, इसीलिए संदीप भैया पे पूरी सीरीज बनी बाद में। बन गई है, सीरीज बनेगी। सो ये चलिए चलिए फिर हम आते हैं उधम सिंह के सेट पर। सो जी। उधम सिंह का काम आपको कैसे मिला, और किस तरीके से वो रोल निभाया गया? मेरी एक एक्टर हैं विभूति, वो दिल्ली में अटेलियर में उन्होंने 2 साल काम किया, हिंदू कॉलेज की ग्रेजुएट हैं। उसके बाद वो शुजित सरकार के साथ काम करने लगी उनकी प्रोडक्शन में। तो वो रशिया में थी, और तब मुझे उन्होंने कॉल किया कि एक किरदार है जो हम आपके लिए सोच रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने उनसे कहा थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए। उन्होंने डिटेल बताई, और ऑब्वियसली शुजित का काम था, शुजित के काम से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड रहता हूं, तो मैंने कहा मैं करूंगा। और थोड़ा सा मैंने पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की कि सरदार उधम किस दिशा में बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है। तो वो भी मुझे पता चला कि रितेश उसे लिख रहे हैं। तो मैंने कहा अगर रितेश शाह लिख रहे हैं तो ये वही हैं जिन्होंने पिंक भी लिखी है। मैंने कहा मैं ज़रूर करना चाहूँगा। तो मैंने ओके किया, और रशिया में नवंबर का टाइम था, शायद 2019 का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2019 की नवंबर दिसंबर में, हाँ लेट नवंबर अर्ली दिसंबर में ये इस फिल्म का शूट हुआ। और मेरे ही एक्टर्स उसमें प्रोडक्शन कर रहे थे, मतलब मेरे थिएटर एक्टर जो सिनेमा में थे। तो उस किस्म से ये एक काम मिला। फिर शुजित से यारी हो गई, मुलाकात होती रही, और उनसे कभी कभी बात होती रहती है। वो भी थिएटर वाले ही हैं। अगर आप शुजित का बैकग्राउंड देखें, उन्होंने थिएटर से ही शुरुआत की, दिल्ली में ही रहते थे, उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आपका फेवरेट दिल्ली स्पॉट कौन सा है हैंग आउट करने के लिए? आप कहाँ हैंग आउट करते हो, आप कहाँ जाते हो चिल करने? दिल्ली में तो मैं मतलब मंडी हाउस कभी कभी जाते हैं, तो त्रिवेणी कला में बहुत जाते हैं। वहाँ की कॉफी और वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। एक जो एम्बेसी एरिया है, वहाँ पर एक छोटे छोटे टपरियां हैं वहाँ पर, बीच बीच में जो मेन रोड्स के, तो वहाँ पर कभी कभार बैठ के अच्छा लगता है। और वैसे ट्रैवल करना हो दिल्ली में तो एक ये क्राफ्ट म्यूजियम है, उसमें एक कैफे है, क्या नाम है उस कैफे का? मैं समझ गया, वो जो सीढ़ी से कैफे लोटा। हाँ, समझ गया तो वहाँ पर कभी खाने पीने जाना हो तो इट्स अ गुड प्लेस टू गो। हाँ, मतलब ये कुछ चीजें हैं, जगहें हैं। कैफे लोटा बहुत सुंदर है, मैं वहाँ पे भी गया। मैं आपने जहाँ जहाँ बोला है मैं गया हूँ। त्रिवेणी भी बहुत मुझे पसंद है, वहाँ पर कॉफी अलग अलग किस्म की मिलती है। सो अब हम आते हैं आपके अटेलियर पर। तो जब आप उसकी स्थापना कर रहे थे, ऑब्वियसली बहुत सारे क्रिएटिव ग्रुप्स हैं ऐसे जो कि ट्रेन करते हैं, लेकिन जब कुलजीत जी अटेलियर की स्थापना कर रहे हैं और जो पूरा विजुअलाइजेशन मोटिव देख रहे हैं, तो आपका पर्पस क्या है अटेलियर को शेप देने का, या आगे के विजन के लिए? 2002-3 में निशांत बात शुरू होती है कि अटेलियर फॉर्म करना है। और वो क्यों हुआ मैं बताता हूँ। कॉलेज से निकल चुके थे, मास्टर्स कर चुके थे, M.K. रैना साहब, रॉयस्टन एबल, अवतार साहनी, कुछ डायरेक्टर्स जो NSD से थे उनके साथ काम कर लिया था।
अब अपना प्ले बनाना था। अब अपने प्ले को जब परफॉर्म करना था तो हम ऑडिटोरियम बुक कराने गए। ऑडिटोरियम ने कहा भाई कौन सी संस्था से हो? हमने कहा वो क्या होता है? तो बोले ऐसे बिना संस्था के हम ऑडिटोरियम नहीं देंगे, क्योंकि आपको लाइसेंस लेना होता है दिल्ली में, पुलिस का लाइसेंस, परफॉर्मेंस लाइसेंस बोलते हैं। तब हमें पता चला कि बिना संस्था के तो हम काम ही नहीं कर सकते, तो हमने एक संस्था बनाई जिसका नाम अटेलियर रखा। तो एक सेंस में संस्था का रखने का कारण यही था कि हमें नाटक करने हैं और प्रोडक्शंस बनाने हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो 2-3 साल की हुई संस्था, तो ये हुआ कि अब इसको चलाना है या कैसे करना है, क्योंकि संस्था को बनाना और चलाना 2 अलग-अलग काम होते हैं। फिर हमने ये सोचा कि हम किस किस्म के नाटक करना चाहते हैं। हम ऐसे नाटक करना चाहते हैं जिनका सोशल पॉलिटिकल रेलेवेंस हो। हम कैंपस थिएटर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कॉलेजेस में होने वाले थिएटर का हाथ पकड़ें, उनके साथ काम करें, उनको नरिश करें। हमारी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक ओपिनियन बना कि अगर प्रोफेशनल थिएटर को और मजबूत करना है, अच्छा बनाना है, तो कॉलेज में जो थिएटर हो रहा है उसकी बाह पकड़नी जरूरी है। तो हमने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जिसको हम ACT अटेलियर्स कैंपस थिएटर फेस्टिवल बोलते हैं, उसकी स्थापना 2007 से करी। तो अभी हमने 14वां सीजन उसका खत्म किया है, 15वां सीजन की तैयारी हो रही है। स्कूलों में हमने नाटक करना शुरू किया। कोविड के दौरान हमने एक नई मुहिम चलाई जिसका नाम था होम थिएटर। तो हम घर घर जाके थिएटर कर रहे थे। दास्तान गोई बैठक स्टाइल में म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस चल रही थी, और वो बहुत ही अच्छा ये हुआ कि हमारा ऑडिटोरियम से हम मुक्त हो गए। अब हम बिना ऑडिटोरियम के भी परफॉर्म करने लगे। तो अब अगर आप देखें, कोविड के बाद हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ गई है। कोविड से पहले हमें हमेशा ऑडिटोरियम चाहिए था, अब हमें ऑडिटोरियम भी नहीं चाहिए। तो हमन है इश्क मस्ताना करके कबीर साहब पे एक दास्तान है, दास्तान गुरु नानक एक दास्तान है। कल ही हमने इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक नाटक जिसका नाम है चाय कहानी, उसको परफॉर्म किया। अब हम चाय कहानी को कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं ऑडिटोरियम चाहिए। तो हम इस किस्म की परफॉर्मेंसेस और प्रोडक्शंस बना रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबल स्पेसेस में हो सके, घरों के अंदर हो सके, ड्राइंग रूम्स में हो सके, बैकयार्ड्स में हो सके, कैफेटेरिया में हो सके। तो मुझे लगता है कि थिएटर को लोगों तक जाने की जरूरत है। नहीं आ सकते आप, अगर नोएडा या गुड़गांव है, आप मंडी हाउस नहीं आ सकते। तो क्या मैं थिएटर को नोएडा लेकर नहीं जाऊंगा? क्या मैं मंडी हाउस, अब छोड़िए, उत्तम नगर से अगर किसी को बुलाना हो आपको मंडी हाउस, तो मुश्किल होती है। 1.5 घंटा एक तरफ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर हर कॉलोनी और हर 3 कॉलोनियों के बीच में एक थिएटर होना चाहिए जहां पर हम जा सकें। क्या बात, क्या बात। तब तो कुछ बात बने, नहीं तो फिर बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का थिएटर है, वो मंडी हाउस में चलता रहता है। एक एक्टर को कब लगता है कि वो एक्टर बन चुका है, या अराइड वाली फीलिंग कभी आती है? देखिए, क्योंकि हमारे सिस्टम्स ने ऐसा बना दिया ना कि सिनेमा में हो तभी एक्टर हो, उससे पहले एक्टर हो ही नहीं। तो ये अजीब किस्म की जो कंडीशनिंग थी, मेरी भी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब मैं डरता था पहले बोलते हुए कि मैं एक्टर हूं या नहीं हूं। मैं बोलता था मैं थिएटर वर्कर हूं, थिएटर प्रैक्टिशनर हूं, थोड़े से ऐसे वर्ड बोल देता था। लेकिन ना जब मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ रिलीज हुई, तो एक उसका रिव्यू छपा हिंदुस्तान टाइम्स में, करेक्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया में, सॉरी, हाँ। और उस रिव्यू में बतौर कास्ट में एज एन एक्टर भी आया। तो मुझे याद है डिस्टिंक्टली, मैंने उसके बाद कोई मुझसे पूछता था आप क्या करते हैं, तो मैं बोलता था आई एम एन एक्टर। उससे पहले मुझे घबराहट होती थी, कंडीशनिंग है, लेकिन मैं सोच रहा था कि उससे पहले मैं क्यों नहीं बोलता था। शायद डर था कि क्या ये एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, क्या एक्सेप्टेबिलिटी होगी नहीं होगी। तो आप सोचिए एक एक्टर कितना वल्नरेबल होता है। वो 10 साल से एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन खुद को एक्टर नहीं बोल रहा है, और एक फिल्म उसको कहती है हम तो हम एक्टर बन गए। थिएटर वाले इतने इतने साल, इतनी इतनी जिंदगी लगा देते हैं थिएटर को बनाने में, और उसके बाद वो वल्नरेबल रहते हैं। ये अजीब भी है, लेकिन ये हमारी सच्चाई है। तो एक्टर को मुझे लगता है कि जिस दिन वो पहला परफॉर्मेंस दे, उस दिन से मानना चाहिए मैं एक्टर बन गया, और मानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद फिर अगली दिशा दिखती है। ठीक बात। सो आपने कल ही चाय कहानी की, उसके फॉर्मेट में बारे में बताइए, किस बारे में पूरी इवेंट? स्टोरी टेलिंग है, एक टिपिकल नाटक नहीं है, जैसे नाटक किया जाता है वैसा नहीं है कि मेक बिलीफ वाला कुछ चक्कर नहीं है।
फोर्थ वॉल को तोड़ते हैं, ऑडियंस सामने बैठी है, ऑडियंस से आंख मिलाते हैं, बात करते हैं। एक तरफ मंडली बैठी है जो गीत गाती है, और 9 कहानियां हैं, 9 रस हैं, और हर कहानी हर रस को पिरोती है, और उसमें एक चीज कॉमन है, वो है चाय। तो हर कहानी में चाय भी है और एक रस है, तो 9 रसों में वो चलती रहती है, और हर कहानी के बाद कुछ गीत होता है, कुछ पोइट्री होती है, कुछ कविता होती है। तो ये है, लगभग 2 घंटे का परफॉर्मेंस है, और हम सोच रहे हैं कि अगली बार जब उसे करें तो बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक दें, और 5 कहानियां पहले, 4 कहानियां बाद में, कुछ इस किस्म से करें, तो नवरस आपको उसमें दिखता है। सो जब कोई लेट से नया बच्चा आपके पास आता है एटेलियर ग्रुप में और बोलता है कि कुलजीत सर, मुझे एक्टर बनना है और मुझे नहीं पता कि कैसे बनना है, तो आप एक ब्लैंक कैनवस में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं जिसके बेसिस पे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक्टर बन सकता है? मेरा बड़ा क्लियर है इसमें निशान, मुझे लगता है कि अगर आप सोचते हैं ना तो आप एक्टिंग कर सकते हैं। करेक्ट। वो बोलते हैं इफ यू कैन वॉक यू कैन डांस, इफ यू कैन स्पीक यू कैन सिंग, ये कहावत है अंग्रेजी में। मैं इसमें थोड़ी सी और बात जोड़ देता हूँ, इफ यू कैन थिंक यू कैन एक्ट। मुझे लगता है कि सोचना जरूरी है। अब लाइनें लेना नहीं है एक्टिंग करना, लाइनें तो स्कूल के बच्चे भी ले लेते हैं। करेक्ट बात। अब उन लाइनों को कैसे काटना छाटना है, उसकी ग्रामर कैसे क्रिएट करनी है। मुझे याद आता है रोहित जुगराज चमक के डायरेक्टर हैं, जो सोनी लिव पे मेरी अभी सीरीज, एक सीजन आया है, दूसरी आने वाली है। एक सीन में ब्रैकेट में उन्होंने हेजिटेटिंगली लिखा था बस, और 2 लाइनें दी थी, और ब्रैकेट में बस हेजिटेटिंगली लिखा था। मेरे किरदार ने बड़े हेजिटेशन के साथ 3 लाइनें लेनी है। मैंने उनसे कहा कि रोहित पाजी कैन आई इम्प्रोवाइज, तो बोला आप करिए ना। 2 कैमरे लगे और छोटा सा स्पेस था। 3.5 मिनट उन्होंने कट नहीं बोला और वो शॉट चलता रहा। मुझे हैरानी थी कट क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो जब कट बोला तो मेरे पास आए और बोले कि ये तो हमें मालूम भी नहीं था कि एक्टिंग ऐसे भी हो सकती है। मेरा इंस्टिंक्ट जवाब ये था, असल में तो एक्टिंग ऐसे ही होती है, हमें जोड़ दिया जाता है फिल्मों में आकर ना कि लाइन पर लाइन ऐसे ही बोलनी है। मैंने उसमें निशांत, मतलब हेजिटेशन के बाद जो 2 लाइनें थी उसकी पूरी ग्रामर ही तोड़ दी। आप सोचिए ना निशांत, अगर आप मुझे लाइन दे दें हेजिटेशन में बोलना है कि किधर जा रहे हो इधर आओ, तो मैं किधर जा रहे हो इधर आओ थोड़ी बोलूंगा, मैं तो बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ। मैं हेजिटेशन में तो कहूंगा 1 मिनट रुको जरा, बात सुनो, जाने से पहले जरा बात, अच्छा जा कहाँ रहे हो, ये बात बताओ, जाना जरूरी है क्या, रुको ना, मुझे अच्छा मैं जानना। तो आई कैन एक्चुअली गो ऑन विद दिस। बात वो 2 ही लाइनें हैं, लेकिन वो शॉट तो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि आपने ब्रैकेट में मुझे दे दिया कि इधर जा, हेजिटेशन से बोलना। तो मैंने वो करने की कोशिश की और इट रियली वर्क। और बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जो इस बात को मान जाएं। रोहित मान गए, मुझे तो बहुत आनंद आने लगा। उसके बाद मैंने कहा ये तो खुले दिमाग के डायरेक्टर हैं, सही काम चल रहा है। तो बहुत ही फॉर्चुनेट है कि मुझे अभी जो भी डायरेक्टर मिले जिनके साथ मैंने काम किया, इम्तियाज अली के साथ काम किया, शुजित सरकार साहब के साथ काम किया और रोहित के साथ काम किया, तो सारे ही बहुत ओपन माइंडेड, बहुत खुले दिमाग के रहे। ब्रीथ इनटू द शैडोज में मयंक शर्मा थे, उन्होंने इतनी फ्रीडम दे दी, मैं हैरान ही था कि ये कह रहे हैं जो मर्जी करो, तो आपको भी मजा आना शुरू हो जाता है। बाकीपना दिख भी रहा है आपके कैरेक्टर में वैसे, कि आप जब दौड़ दौड़ के सड़क पर बोल रहे हो उसमें बहुत खुली छूट है, वो फील होती है। वो मुझे देख के फील हुई कि इतनी खुली छूट कैसे डायरेक्टर ने दे दी है कि वो ऊपर एक बंदा झांक रहा है, उस पर भी बॉदर्ड नहीं है, और वो भी इसको पागल समझ रहा है, और वो इतना रियल कैसे हो रहा है। मैंने कहीं बात पढ़ी भी थी, और मैं भी जब थिएटर करता था तो मैंने भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस में से एक चीज सुनी थी कि एक्टिंग जो है वो 1 लाइन और 2 लाइन के बीच के पॉज में होती है। सही बात। जब 1 लाइन बोल के खत्म होती है वहां एक्टिंग शुरू होती है। इसका एक और भी तरीका है समझने का निशांत, जब आप बोल नहीं रहे तब आप क्या कर रहे हैं, करेक्ट, वो एक्टिंग हो जाती है। करेक्ट। तो इसका मतलब लाइन से परे है एक्टिंग।
हम्म। सो लेट्स से आपके पास कोई एक आपके थिएटर ग्रुप में एक पेरेंट आता है बच्चे को लेके और बोलता है कि ठीक है ये थी, और वो बच्चा सच में बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, आपको वो काबिलियत उसमें दिखती है, और आप उसके पेरेंट्स को जाके बोलते हो कि ये बहुत अच्छा काबिल बच्चा है, ये बहुत आगे जा सकता है, आप इनको भेजो। पेरेंट्स बोलता है कि ठीक है, ये तो चलो सैटरडे संडे के लिए 2 घंटे करने वाली चीज़ है, कर लेता है, लेकिन कराना मुझे इसको बीकॉम बीटेक या मेडिकल ही है। समझ रहे हो आप? मतलब ये मज़े के लिए ठीक है कुलजीत सर, और यहाँ मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप भैया टीचर हैं, आप सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इतना मत घुसो कि अब इसको पूरा पद भ्रमित कर दो। आप इस सिचुएशन को कैसे डील करते हो? क्योंकि मैं बहुत फेस करता हूँ इसको। देखिए, पेरेंट हमेशा एक अप्रोच से आते हैं कि इसमें क्या करियर बनेगा, इसीलिए वो कह रहे हैं हॉबी कर लीजिए, थिएटर या कोई भी आर्ट हॉबी के लिए तो ठीक है, करियर के लिए तो नहीं है। हम्म। मतलब अभी तक मुझे लगता है हजारों स्टूडेंट्स और एक्टर्स ने काम किया मेरे साथ। हम्म। कुछ लोग मूव ऑन भी कर गए हम्म। और कुछ लोग बम्बई चले गए, हम्म। कुछ लोग अपने अपने करियर में कुछ करने लगे। हम्म। मेरे ग्रुप में अभी 20-25 लोग हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो कम से कम 3-4 लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल से मेरे साथ ही हैं। तो अगर आप रेशियो देखें उस कमिटमेंट का, तो रेशियो तो 1 या 2% भी नहीं है, उससे भी कम करेक्ट बात है ना। है। तो ये जो इशू है ये निशांत आपका नहीं है, ये सभी का है। अच्छा, इसमें एक बहुत वाजिब बात भी है, जो पेरेंट कह रहा है ना कि अ, ये तो मारा जाएगा अगर एक्टिंग फुल टाइम करेगा, हम्म। तो वो भी एक अपने पर्सपेक्टिव से आ रहा है ना। हम्म। उसको मालूम दिख रहा है कि सामने बहुत सारे, एक ट्रेन भर के जाती है बम्बई और 2 ट्रेनें भर के वापस आ जाते हैं एक्टर। तो रेशियो बहुत कम है। हम सक्सेस की बात करते हैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, इरफान खान की बात कर लेते हैं, ये 3 बड़े एक्टर। इतने सारे 3,000 लोग जो नहीं कर पा रहे, उनको भी याद करना चाहिए। लेकिन लेकिन जी जी। मतलब ये है कि वो नहीं कर पा रहे का मतलब यही है कि वो सिनेमा में नहीं कर पाए, वो थिएटर बहुत अच्छा कर रहे होंगे, वो कुछ कुछ और भी अच्छा कर रहे होंगे, और सबकी अपनी अपनी एक पड़ाव है, एक जिंदगी है। लेकिन ये सत्य बात है जो आप बोल रहे हैं कि इतने लोग जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। 1% रेशियो सक्सेसफुल एक्टर्स होते हैं, जिसमें आप भी आते हैं। इसके बेसिस पे बच्चे को कोशिश ही ना करने दिया जाना, ये तो गलत बात है। बहुत गलत है। और मैं तो इसको ऐसे अप्रोच करता हूँ निशांत, मैं जनरली बोलता हूँ कि मैं एक्टर तो बना ही नहीं रहा हूँ, हम्म। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो स्किल्स ये सीखेगा, कि जो भी करेगा उसमें मदद आएगी। जैसे कल एक आर्किटेक्ट हैं, हम्म। वो हमारे साथ काम करती हैं, तो उनके पिताजी ने मुझसे कहा कि आई थिंक शी इज ड्रिफ्टिंग फ्रॉम हर वर्क। तो मैंने उनसे कहा ये ड्रिफ्ट मत सोचिए। और वो बहुत बड़े स्कूल से आर्किटेक्ट पढ़ी हैं और बहुत पैसा उनके पिताजी ने खर्चा होगा। मैंने कहा ये समझिए कि आपकी जो बेटी है वो बहुत ही क्रिएटिव है, वो आर्किटेक्ट के साथ में थिएटर कर रही हैं, और जो थिएटर करने का सेंस है वो आर्किटेक्चर में उनको कितनी मदद कर रहा होगा। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि अगर 2000 लोग कुलजीत के साथ थिएटर करें तो सारे कल को जाकर एक्टिंग ही करेंगे। हो सकता है 2000 में से 20 ही लोग एक्टिंग करें, लेकिन जो बचे हुए 1980 लोग हैं वो एक बहुत क्रिएटिव बीइंग्स हो सकते हैं ना। वो अपने स्पेस में कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो बहुत क्रिएटिव हो, कम से कम वो शांति बनाए रखने में तो काम कर सकते हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छी ऑडियंस बन जाए। हम्म। तो मतलब कैसे देखेंगे कि क्रिएटिव आदमी कौन है? जो नाटक बनाता है, कविता लिखता है? मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। आप आप घर पे भी काम करते हैं तो बहुत क्रिएटिव काम कर सकते हैं। इवन आप अगर घर को मैनेज करते हैं वो भी बड़ा क्रिएटिव काम है। हम्म। मतलब हमारी घर पे मेरी माँ बहुत ही क्रिएटिव थी, घर हम्म। की बहुत साफ सफाई रखती थी और संभाल के रखती थी और मैनेज करती थी। मुझे लगता है वो भी क्रिएटिविटी है, उसमें मतलब कम बिना देखे किचन में हाथ ऐसे जाता है ऊपर, तो वहां पर चाय पत्ती ही है। हाँ, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्रिएटिविटी है। बहुत ऑर्गेनाइज क्रिएटिविटी है। सो अब अभी आप सबसे सुंदर चीज जो अपने जीवन के काल में कर रहे हैं वो है मेराकी रेसिडेंसी बनाना,
जिसके बारे में आप थोड़ा विस्तार में बताइए, ताकि जी सब लोग जान पाएँ कि आप क्या खुफिया खजाना आप एक जगह बना रहे हैं? जी 2014 में अटेलियर 10 साल का हुआ, 2004 में फॉर्म हुआ था, तो हमें दिल्ली में लगा कि काम तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसी एक जगह बनाने की ज़रूरत है, हुँ, जहाँ पर आर्टिस्ट जाएँ और वहाँ पर प्रैक्टिस करें हुँ, और वो थोड़ा-सा शहर से दूर हो। ठीक बात और ये भी था कि पहाड़ों में हो तो और अच्छा है, है। क्योंकि हुँ, पहाड़ों में वो शांति भी मिलती है। तो मैं बहुत घूम रहा था, मैं रानीखेत उत्तराखंड भी गया, हिमाचल के कई-कई जंगलों में गया। तो चैल में एक जगह मुझे पसंद आई, शिमला से पहले एक जगह है हिमाचल में चैल, वहाँ पर एक बीघा लैंड मैंने 2014-15 में देखा और देखने के बाद मुझे लगा यहाँ हम एक आर्ट्स रेसिडेंसी बनाएँगे विद स्पेशल फोकस ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो वेरी जहाँ पर एम्फी थिएटर होगा, रिहर्सल स्पेस होगी, लोग रुकेंगे, काम करेंगे, कुछ बनेगा और आगे चलेंगे। तो वो काम करते-करते 3-4 साल लग गए, 15 होते-होते 17, 18 आ गया, 19 हो गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपको लैंड आसानी से मिलती नहीं है। आपको एक 118 का प्रोसेस होता है, जिसको 118 बोलते हैं। वो लेते ले आते आपको 3 साल लग जाते हैं, तो 3 साल लग गए। फिर 2019 में हम कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने वाले थे, तो कोविड आ गया। कोविड आया तो उसको 1 डेढ़ साल और रुक गया। फिर अभी वो क्रिएटिव रेसिडेंसी, जिसका नाम है मेराकी, वो तैयार है। ये चैल में है, 12 कमरों की रेसिडेंसी है, किचन रेडी है, रिहर्सल स्पेस रेडी है, एम्फी थिएटर बन रहा है, फंक्शनल है। मैं परसों वहीं जा रहा हूँ और मेरा आना जाना रहता है। वहाँ स्कूल के बच्चे बहुत बैचेस में आते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं स्टोरी टेलिंग ड्रामा पे। 3-3 4-4 दिन का प्रोग्राम मैं रन करता हूँ, वो आ जाते हैं वापस। और कई ऐसे लोग हैं जिनको पीस बहुत पसंद है, वो बस वहाँ पर 3-4 दिन 5 दिन रहना चाहते हैं, वो जाते हैं। इन दिनों जून है तो बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं, क्रिएटिव ग्रुप्स, थिएटर ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स, म्यूजिक ग्रुप्स, और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो स्पिरिचुअल ग्रुप्स हैं, वो भी वहाँ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने पहाड़ी है और 3 पहाड़ हैं और बहुत गहरी आपको वैली दिखती है। वहाँ बैठकर आप शांति में जो करना चाहें वो करें। एक राइटर ग्रुप है, वो भी आने वाले समय में कह रहा है वहाँ कुछ करेगा। मेराकी में मैं एक लिटरेरी परफॉर्मेंस फेस्टिवल भी शुरू करना चाहता हूँ। वो हो बिल्कुल। सकता है अगले साल से, 2025 से हम शुरू कर पाएँ। तो धीमे-धीमे वो पिक कर रहा है। और अटेलियर और मेराकी का एक रिलेशनशिप ये बना है कि जो अटेलियर के एक्टर्स हैं, वो साल में 1 दफ़े वहाँ जाते हैं और इकट्ठे कुछ समय बिताते हैं, ताकि दिल्ली की जो दौड़-भाग है, उसको हम बीट करके वहाँ थोड़ी देर के लिए एक-दूसरे को सुन सकें, बात कर सकें और हो सके तो कुछ बना सकें। अब मैं भी अपनी टीम को लेके आऊँगा और मुझे भी वहाँ पर थिएटर करना है, मस्त एकदम। बहुत, मोस्ट बहुत, बहुत सही है। अब आखिरी सवाल, और उसके बाद अगर बच्चों के कोई सवाल होंगे तो एक आध ले लेंगे। दैट लोग एक्टर बनने मुंबई जाते हैं, सालों धक्के खाते हैं, संघर्ष करते हैं। 1% को ही या उससे भी शायद कम को कामयाबी मिलती है, थक और फिर वैसे लोग थक के एक्टिंग ही छोड़ देते हैं। जबकि काम में और क्राफ्ट में बहुत फ़र्क है। इसी कारण से बहुत बच्चे ये सोच के ही थक जाते हैं कि अरे यार, मैं बक्सा बाँध के ट्रेन से अब मुंबई जाऊँगा क्या? अब मतलब अब काम करूँगा क्या? ऑडिशन वाले बोलते हैं कि 1000 ऑडिशन दो। और एक तरफ नेपोटिज़्म का भी एक बहस छिड़ा हुआ है, जहाँ पर बोला जाता है कि तुम्हें जल्दी काम नहीं मिलेगा। सो आप ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगे जो कि शुरू होने से पहले ही गिव अप करना चाहते हैं? मैं बस यही कहूँगा कि समय लगता है। और जो वो पूरी कहानी है ना, बैम्बू खड़े हो 9 महीने में खड़े होने से पहले 5 साल ज़मीन के अंदर उसको पानी देना है, तो पानी देते रहिए। पानी देने का मतलब है ट्रेनिंग करते रहिए। हुँ, आपकी वॉइस एंड स्पीच, आपकी बॉडी और आपके एक्टिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आपको काम आना चाहिए। आपको पता हो अगर किरदार बनाना है तो कैसे बनाना है। प्रोसेसेस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद फ़िल्म आएगी, ओटीटी आएगा, नहीं आएगा, उसके बारे में चिंता ना करें। अभी 4-5 साल लगाएँ और अपनी भाषा पर, वो हिंदी हो, हिंदुस्तानी हो, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, जो भी भाषा आप बोलते हैं, और कई भाषाएँ आपको आनी चाहिए, उस पर समय लगाएँ, उस पर मेहनत करें, शरीर पे मेहनत करें और समझें कि परफ़ॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। और बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ें।
एक्टर का काम, पहला काम है कि वो पढ़ाई करे। तो जनरली होता है ना, अच्छा 12वीं के बाद कुछ नहीं किया तो एक्टर बन गया, वो पुरानी बातें थी। अब ऐसा नहीं है। एक्टिंग बहुत इंटेलिजेंट एक्टिविटी है, आपको बहुत सोचना पड़ता है, आप थॉटफुल होने चाहिए। इसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत रहती है, एक्टिंग के बारे में भी और साहित्य के बारे में भी। तो ये काम जरूरी है करने, ये एक्टर को करने पड़ते हैं और करने चाहिए, ये उसका रियाज है। और करते रहेंगे। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं, मैं कभी बंबई नहीं गया, कभी बंबई जाऊंगा नहीं। मुझे दिल्ली में बैठकर सोशल मीडिया का धन्यवाद काम मिलना शुरू हो गया। उसका एक ही कारण था कि मैं कर रहा था, धीरे धीरे करता रहा। किसी ने कोई मेरा काम देखा, एक काम मिल गया, फिर मैं फिर भी करता रहा। थिएटर को मैंने नहीं छोड़ा, वो मेरी होंद है, वो मेरी बीज है। तो बीज को आप ना छोड़ें, बीज बहुत जरूरी होता है, वहीं से फिर पेड़ बनता है। तो अपने बीज को पहचानें, आपका बीज आपकी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग पर तवज्जो दें, समय लगाएं और धीरे धीरे पेड़ बन जाएंगे आप सभी लोग। चलिए बच्चों, आप सर से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? एक दो सवाल अगर आपके हैं तो जल्दी से हाथ उठा दीजिए, किसको सवाल पूछना है। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्टिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड में अपना इनिशिएटिव देना चाहते हैं, पर उनकी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं या फिर उनकी फैमिली किसी और फील्ड से होती है। जैसे आपने भी जैसे बताया कि आपकी भी फैमिली में कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और उसको अगर हम पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज दे सकते हैं? मैंने आई थिंक ईश्वर इस बारे में पहले बात करी। मुझे ये भी लगता है कि जो पेरेंट्स का कंसर्न है वो गलत नहीं होता है। पेरेंट्स हमारे भले के लिए सोचते हैं कि कहीं कल को परेशान ना हो। लेकिन आप अगर एक्टिंग को चूज करना भी चाहते हैं, थिएटर करना भी चाहते हैं, तो इसलिए मत करिए कि आपको कल को जाकर उसको करियर बनाना ही है। आप उसको इस तरह से लें कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने की संभावनाएं हैं, मैं सीखूं, मैं कलाकार बनने की कोशिश करूं, मैं कलाकार बनने के प्रोसेस को शुरू करूं। अगर वो आपका नजरिया होगा तो धीरे धीरे रास्ता अपने आप मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले दिन कहें कि भाई मुझे तो एक्टिंग ही करनी है और सिनेमा करना है, तो वो रास्ता लंबा है। और वहां पर आपके पेरेंट्स आपसे कहेंगे भाई 3 साल की डिग्री होती है, 5 साल में एमए होता है, उसके बाद करके दिखाओ। तो हो सकता है आपको काम 5 साल में मिले, हो सकता है आपको काम 10 साल में मिले, तो आप फंस जाते हैं। पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि जो जो कला का प्रैक्टिसेस हैं वो ज्यादा समय मांगती हैं इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के बजाय। एमबीए करते हैं तो फटाफट नौकरी मिल जाती है, एक्टिंग सीखते हैं तो जरूरी नहीं फटाफट नौकरी मिले, हो सकता है 2 साल में मिल जाए, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल में लगे। करेक्ट। हमारे पास एग्जाम्पल है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी 15 साल के बाद दिखते हैं, उससे पहले वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड होते हैं, चाहे एक्टिंग हो, पेंटिंग हो या फिर सिर्फ बैठकर सोचना, तब हमारे दिमाग में कई टाइप के इमोशंस आते हैं। कभी कभार कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, ऐसे सवाल हम खुद से करते हैं जिनका जवाब हम खुद जानना नहीं चाहते, अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो इस टाइप के नेगेटिव इमोशंस के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, ये तो मोर देन एक्टिंग आई थिंक बड़ा इंडिविजुअल किस्म की बात है। आई थिंक नेगेटिव इमोशन हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, उसको निगेट नहीं करना चाहिए। करेक्ट। उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कभी आप बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने जीवन को लेकर, कभी आपको लगता है कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है। जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव इमोशन में हैं, तो उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। और अगर सोर्स मिल जाए तो अच्छा है, कई बार सोर्स नहीं भी मिलता है, तो आप उन सब चीज़ों को याद करें और उन सब चीज़ों के साथ एंगेज करें जो आपको पॉजिटिव बनाती हैं। जैसे मसलन अगर मुझे कभी ऐसी सी फीलिंग होती है कि मैं बहुत वॉइड फील कर रहा हूँ, मुझे खालीपन लग रहा है, तो मैं एक नाटक देखने चला जाता हूँ। मुझे थिएटर देखना अपने आप में बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता है।
आई एम श्योर वंशिका आपके पास भी कुछ ऐसा होगा जो आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता होगा। फाइंड दैट आउट फॉर योरसेल्फ। हो सकता है वो किसी से बात करना हो सकता है वो कुछ कविता लिख देना हो सकता है वो कुछ खाना हो सकता है वो कुछ बनाना हो सकता है किसी की सेवा करके आपको अच्छा लगता हो। तो अपना वो जो नेगेटिव इमोशन का सोर्स है उसको ढूंढ कर, अगर मिले तो बहुत अच्छा है, उस पर काम करने की जरूरत है, ना मिले तो कोई बात नहीं, उन चीजों के साथ डील करना जो आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ देती हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आई थिंक। और ये एक्टिंग भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसा मुझे बोलते हैं कि जब वो एक्टिंग करते हैं तो उनको स्टेज पर आकर एक ऐसा आउटलेट मिलता है। काफी लोग हैं जो इसलिए एक्टिंग करते हैं, उनको आउटलेट मिलता है। स्टैंड अप कॉमेडियन इतने सारे जो हैं वो अक्सर ये बोलते हैं हमें यहाँ का आउटलेट मिलता है, हमें लगता है कोई हमें सुनना चाहता है। वो बहुत ही ह्यूमेन है, बहुत ही नेचुरल है। सो अंततः थैंक यू सो मच कुलजीत जी, हमें बहुत मज़ा आया। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ इवेंट्स में अब हम सभी बच्चों के साथ आएं और उसका अनुभव अलग ही होगा। आशा है कि आपको बेहद अच्छा लगा होगा हमसे बातचीत करके, हमने बोर नहीं किया। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही काम करते रहिए। और आइए कभी, मैं मुखर्जी नगर अटेलियर में रहता हूँ, बैठता हूँ, यही काम करता हूँ, तो कभी आप आएंगे तो अब हमारी पूरी मंडली आएगी और कुलजीत जी से आके पूछेगी कि राजेंद्र नगर का किराया कितना है और आपसे हम वो वाला सीन करवाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच कुलजीत जी, थैंक यू निशान, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन।